Hello everyone. As you people have attempted your RPSC Grade 2 English exam on 12th of September 2025, जैसा आप लोग आपकी ग्रेड 2 अंग्रेज़ी विषय की परीक्षा 12 सितंबर को अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपने इस पेपर को एनालाइज भी कर लिया होगा और इसके जो भी सही गलत हिस्से हैं उन्हें पहचान भी लिया होगा। आज अपन थोड़ा इसी परीक्षा के बारे में बात करते हैं, क्या था इसमें और क्यों था, इन दो चीज़ों के ऊपर। तो पहले प्राइमरीली अपन व्हाट एंड व्हाई से इसके जो ऑप्शंस हैं उन्हें ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि पेपर क्या किस हिसाब से पूछे गए प्रश्न हैं। आपने इसे एनालाइज किया भी होगा और आपको ये समझ बनी होगी कि जो इस समझ के साथ परीक्षा देने जाते हैं या जाया करते थे या जाएंगे, वो समझिए कि अगर आपका ग्रामर मजबूत है तो आप बेहतर कर लेंगे, या आपका लिटरेचर अकेला मजबूत है तो आप बेहतर कर लेंगे। तो वो गलत बात थी और वो गलत बात है। इस पेपर के अंदर अगर आप दोनों चीज़ों को आपने कायदे से पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं इस पेपर को एस करके आए होंगे। तो मेरे हिसाब से ये पेपर दोनों तरह की पढ़ाई करने वालों के हिसाब से बनाया गया था। एक पैटर्न पे, एक चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं था। कुछ सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ब्रिटिश लिटरेचर या लिटरेरी फॉर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की हेडिंग्स दे रखी थी, उन ग्रेड 2 की परीक्षा के हिसाब से भी पेपर सरफेस से भी आए हैं, कुछ गहरे भी आए हैं, कंसेप्चुअल भी आए हैं, सभी तरीके की चीज़ें थी। तो पेपर से समझते हैं कि आपके हिस्से में क्या सही आया है और क्या गलत आया है। तो नाउ वील स्टार्ट आवर पेपर। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ SPOCA। एक सेंटेंस दिया है, उसके अंदर इसमें SPO जो पैटर्न है वो ढूंढना है। और सेंटेंस है हमारा दे पेंटेड द डोर ग्रीन, उन्होंने दरवाजे को हरा रंगा है। ये एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो अपन को दे दिख रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। पेंटेड है P या V, डोर है ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और ग्रीन है वो C नज़र आ रहा है। तो आंसर इसके अंदर SPOCA नंबर 4 दिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों दिख रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है, ग्रीन है वो डोर के बारे में बात कर रहा है, दरवाज़ा ग्रीन है, जिन्होंने बनाया वो ग्रीन नहीं है, तो ये सब्जेक्ट के साथ नहीं जा रहा। ये कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है? दरवाजे को कर रहा है, ना वर्ब के साथ जा रहा। तो OC पैटर्न जहाँ भी दिख रहा है एक सलीके से वो 4 नंबर में है। बाकी OC इधर उधर तो दिखते हैं मगर OC ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा, तो 4 नंबर इसका उत्तर हमें दिख रहा है। सवाल नंबर 2 है, and the question number 2 is from the kinds of adverbs given below choose the one which doesn't fit into the given category। कुछ एडवर्ब्स दी हैं टाइम, मैनर, प्लेस और इन सब की, उसमें से ढूंढना है कि ओड वन कौन सा है, जो एडवर्ब होनी चाहिए थी वहाँ वो कौन सी नहीं है। तो हमें नंबर 4 का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात इनमें करी गई है। यहाँ डिग्री की एडवर्ब नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे टू है, जैसे वेरी है, ये वाली एडवर्ब यहाँ नज़र नहीं आई अपन को फ्रीक्वेंसी वाली नज़र आ रही हैं। तो ये आंसर 4 इसका हमें दिख रहा है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। एक इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच है, ए वुमन सेड टू मी डू यू नो माई नेम। एक औरत ने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरा नाम जानती हैं। अब ये चीज़ पूछा गया है मगर इनडायरेक्ट स्पीच में अपन पलट के पूछते हैं, तो एलिमिनेशन के हिसाब से भी सीधा सीधा देखा जाए तो डू नज़र आ रहा है, तो आगे चीज़ें बदलने वाली हैं, पास्ट की तरफ बढ़ने वाली हैं। तो डू के साथ अपन को न्यू एक ही जगह नज़र आ रहा है, बाकी सेंटेंस में नहीं नज़र आ रहा। तो उत्तर नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो यहाँ आंसर दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, which one of the following correctly combines two simple sentences into a complex sentence। ऐसा कौन सा 2 सेंटेंस अपन को नजर आ रहे हैं, 2 सेंटेंस दिए गए हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हिसाब से देखे जाएं आगे।
सेंटेंस है, एंजल्स फियर टू ट्रेड इन सम प्लेसेस, फूल्स रश इन देयर। अब ये वैसे तो देखा जाए, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को आपने एमए में कायदे से पढ़ा है, तो ये अपने अलेक्जेंडर पोप के ऐसे से एक सेंटेंस उठाया गया है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप ने लिखा था, जो 1711 में पब्लिश होता है। अगर ये लाइन भी आपको वहाँ सीधी सीधी दिखती, फूल रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो एक तरीका ये हो सकता था कहीं ना कहीं पास पहुँचने का। और दूसरा, आपको अब जैसे जानते हैं दो चीज़ों के मिलाने के लिए कुछ शब्द यूज़ लिए जाते हैं, तो वो कंजंक्शंस वगैरह आपको सीधी सीधी दिखे, वो वेयर आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो नंबर 4 है वो इसका आंसर है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। कुछ शब्द हैं, उनके सिनोनिम्स इसमें ढूंढने थे। तो एलिमिनेशन के हिसाब से सबसे पहले सबसे आसान ही देखा जाए तो हमारे पास मॉडेस्ट है, और मॉडेस्ट को एक उसके जैसा ही एक शब्द, उसके जैसा अर्थ देने वाली चीज़ अपन को हम्बल दिख रही है। तो पहले चीज़ ए के साथ डी कहाँ, 4 के साथ डी कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, वो 2 सेंटेंसेस में नज़र आ रहा है, 3 और 4 में, बाकी पहले ही हट जाया करते हैं। तो 3 और 4 अब ऑप्शन बचते हैं अपने पास। अब आप और कोई दूसरे जो आसान दिखे आपको, जो आपकी वोकैब में आप जनरली यूज़ करते हैं, वो कंपैशन दिखता है। कंपैशन के बाद आपको कंपैशन से मैच करना है। अब देखा जाए, पहले में बी आ रखा है 4 नंबर में, इम्पार्शियल कंपैशन के साथ नहीं आ रहा है। दूसरे में पहले के साथ ए सी नज़र आ रहा है, कंपैशन के साथ अपन को सिंपैथी दिख रही है। तो यहाँ बाकी एलिमिनेट होते हैं और नंबर 3 का वो आंसर है अपन को नज़र आ रहा है। इस चीज़ में देखने वाली बात ये है कि वोकैब है वो आपको बहुत ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं होती। वोकैब आप ये चीज़ देखने से आती है कि आप अंग्रेज़ी पढ़ कितना रहे हैं, क्या आप उसका कोई अखबार अंग्रेज़ी का पढ़ रहे हैं, क्या कोई नावल वगैरह पढ़ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ परीक्षा के हिसाब से ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये समस्या तब आती है जब हम परीक्षा के लिए ही अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, हमारी हैबिट में अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं होता, तो वोकैब को रटा जाता है। फिर नंबर 6 का सवाल है, चूज द करेक्ट एनालिसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ SPOCA। SPO पैटर्न में वापस वैसा ही सवाल देखा गया है। टॉम ऑन मंडे सॉ द जायंट। टॉम ने सोमवार को जायंट को देखा है। टॉम है यहाँ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। मंडे यहाँ वेयर का सेंस दे रहा है, तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में आ रहा है। टॉम एक्शन करता हुआ नजर, कोई चीज करता हुआ, करने वाला सब्जेक्ट नजर आ रहा है। सॉ यहाँ पे पी नजर आ रहा है या वी नजर आ रहा है। द जायंट यहाँ पे अपन को वॉट से सेंस दे रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, ओ नजर आ रहा है। तो जहां भी अपन को ऑप्शन दिखे एस, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद ओ, तो नंबर 2 में ये पैटर्न दिख रहा है SAPO। टॉम सब्जेक्ट, ए एडवर्बियल, सॉ पी, द जायंट ओ। तो 2 नंबर का आंसर इसमें नजर आ रहा है। Fill in the blanks with the appropriate preposition. Choose from the options given below. एक सेंटेंस है, उसमें preposition को शामिल करना है। I went London last weekend and stayed a friend's flat. कोई लंदन गया है और वो अपने दोस्त के साथ फ्लैट में रुका है। Went है, I went, go के साथ अपन अक्सर देखते हैं, go verb प्लस किसी प्लेस का जिक्र है तो अपन उसे to के साथ रखते हैं। वैसे ही अगला है स्टे, अराइव, इस तरह की चीज़ों के साथ अपन स्टे, अराइव और किसी पॉइंट का जिक्र है आगे तो उसको एट से अपन दिखाने की कोशिश करते हैं, एट रखते हैं उसके साथ में। तो 2 एंड 8 है, ये दोनों यहाँ सही दिख रहे हैं। इस पेपर को मैं जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि यही 101% चीज़ें हैं, 19-20 चीज़ें हो सकती हैं, मगर जितनी समझ है उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टेंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
टेंस में कुछ एक जगहों के बारे में खाली रखी गई हैं, उनमें टेंस को अप्रोप्रिएटली फिल करना है। आई हैव ए शावर व्हेन आई स्लिप ऑन द सोप एंड बैंग माई हेड ऑन द वॉल। कोई नहा रहा था, उसका पैर साबुन पे पड़ता है और उसका सर दीवार से जा लगता है। अब अंग्रेजी के साथ या किसी भी भाषा के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब इसे अपनी ज़बान में एक बार कभी अपन ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, जैसे हम हिंदी बोलते हैं या फिर अपनी जो लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें बात करते हैं, वहाँ इस सेंटेंस को आप पलट के रखते तो इन ऑप्शंस के पीछे भागने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। तो यहाँ सीधा सा अपन नंबर 3 पे पहुँचते, आई वॉज हैविंग ए शावर व्हेन आई स्लिप ऑन द सोप एंड बैंग माई हेड ऑन द वॉल। जैसे मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश करी थी तभी भी यही सेंस आया था। बाकी वाली चीज़ें ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट सिंपल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका जवाब नंबर 8 में 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाउ आई नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, आई स्विम व्हेन आई वाज यंग। और आगे एबिलिटी का जिक्र किया गया है, आपके सकने की बात पे जिक्र किया गया कि आप ये कर सकते थे या हैं। तो सीधा सा जवाब इसका, ये आप अपनी 10वीं 12वीं जब भी ग्रामर पढ़ी वहाँ यही दिखता था एबिलिटी की जब अपन बात करते हैं। नाउ आई कैन नॉट स्विम, नाउ आई कैन नॉट स्विम, अभी मैं नहीं तैर सकता हूँ, बचपन में तैर लिया करता था। नंबर 10 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज सबऑर्डिनेट क्लोज इन इट। अब सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें पहचानना है तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी, तो पहले चीज ये दिख रही है, ये इसमें सबऑर्डिनेट का कोई जिक्र नहीं है, ये मेन ही दिख रहा है, अपन को इंडिपेंडेंट दिख रहा है। दूसरा है, कैन बीइंग जेलस ऑफ एबल स्ट्रक हिम, कैन और एबल की बात है, आदम और उनकी, तो यहाँ अपन को क्या दिख रहा है, सॉरी आदम और हवा की नहीं, उनसे निकले हुए लोगों की जिक्र है। तो यहाँ ये अपन को फ्रेज नजर आ रहा है, ना कि क्लोज नजर आ रहा है। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने क्राइम को कन्फेस किया। दोबारा ये अपन को मेन क्लोज नजर आ रहा है, सबऑर्डिनेट नहीं है। तो नंबर 4 सिर्फ बचता है, द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, मैनेजमेंट इतना खराब था जितना वो हो सकता था। तो ये यहाँ नंबर 4 का जवाब दिख रहा है। और बाकी आप सबऑर्डिनेट क्लोज और उन सब के लिए अपन जब कुछ एक शब्द पढ़ते हैं कि ये इनके साथ इस तरह से इन चीज़ों के शब्द बनते हैं, जैसे अपन सिलेबस का जिक्र करते वक्त मैंने बताया था कि आपको एक चार्ट बना लेना है ऐसी चीज़ों का दीवार के ऊपर, जहां आपको ये नज़र आए कि कुछ शब्द कौन से के साथ यूज़ हो रहे हैं, कंजंक्शंस कौन से के साथ यूज़ हो रही हैं, वो उसमें हेल्प करती है ये चीज़। तो नंबर 4 का जो इसमें है आंसर दिख रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इज इनकरेक्ट, कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जहां प्रेपोजिशन का गलत यूज किया गया है। द चाइल्ड मैरिज इज ए ग्रेट हिंडरेंस टू प्रोग्रेस, बचपन में शादी प्रोग्रेस के लिए कहीं बाधा है। ही हिंडर्ड मी फ्रॉम गोइंग, उसने मुझे जाने से रोका है। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, मुझे वो अक्सर अपने काम में नेग्लिजेंट लगता है, नेग्लिजेंट के साथ इन का यूज है, होता है। तो यहाँ पे अपन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें नीचे वाला भी अपन को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो नंबर 3 इसमें आंसर दिख रहा है। What does the underlined phrase verb mean in the sentence below? कोई फ्रेज दिया है और फ्रेज है run away with, इसके अंदर अंडरलाइन फ्रेज का कौन से के साथ एक सही सेट बैठ रहा है उसकी बात है। इस सेंटेंस का मतलब है डोंट रन अवे विद द आइडिया दैट आई एम अनसोशिएबल, आप इस आइडिया के साथ मत जाओ कि मैं सोशल नहीं हूं। आई जस्ट हैवंट गोट टाइम टू गो आउट मच, मेरे पास वक्त ही नहीं होता बाहर जाने का। तो अब आप सोच के देखिए, एक्सेप्ट एन आइडिया टू हेस्टिली नजर आ रहा है कि किसी चीज़ को इतने जल्दी एक कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि एक्सेप्ट करो किसी आइडिया को कि मैं सोशल इस वजह नहीं हूं, मेरे पास वक्त ही नहीं है सोशल होने का। तो नंबर 2 दिख रहा है, परस्यू ब्रिंग टुगेदर समथिंग और बेयर पेशेंटली है। ये अब आप खुद जब ऐड करके देखेंगे, अगर आपको एक एक इनके अंदर भी आपको मालूम है तो आपको ध्यान रहेगा कि ये इस चीज़ का सेंस नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा, आप हिंदी करके भी देखेंगे इस चीज़ की तो आपको पता लगेगा।
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक डायरेक्ट स्पीच है, उसमें इनडायरेक्ट कौन सा नजर आ रहा है ये देखना है। क्लारे सेड व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज, वापस डू की बात है, पास्ट की तरफ इनमें से कौन सी बढ़ती हुई चीज नजर आ रही है, बैंक्स क्लोज अकेला ही दिख रहा है, तो बाकी सारे अपने आप खत्म होते हैं, नंबर 3 आंसर दिखता है। ये तो आप बेसिक सी चीज है, आप खुद जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ध्यान है कि अपन किस तरह से टेंसेस को बदलाव करते हैं। अगला है फिल इन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स डिटरमिनर्स इन द ब्लैंक, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से इंडिटरमिनर को फॉलो कर भरना है। आई हैव सीन सम गुड फिल्म्स, वापस आप इन चीज़ों को सेंस से भी देख सकते हैं। मैं कुछ अच्छी फिल्में मैंने देखी हैं, बगले ने सारी थोड़ी अच्छी फिल्में देखी। उसके बाद व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या समस्या है। हैव यू गॉट ए हेडेक, हेडेक ये काउंटेबल इसलिए है, शरीर में कोई एक इस चीज के लिए अपन यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं है अनकाउंटेबल ही दिखे, ये काउंटेबल में भी नजर आती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। अब इसमें आपको फर्क समझना रहता है, कई बार ए लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ भी दिया जाता है जो कि गलत कैटेगरी में आता है, या ए लॉट ऑफ पीपल। मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, बहुत से उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। ये यहाँ स्टूडेंट की जेनेरिक सेंस में बात करी गई है, जेनेरिक सेंस में, तो यहाँ अपन क्या है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं लेंगे। इट इज एन इंसेक्ट, यहाँ वाल साउंड दिख रहा है, अपन एन का यूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर इन सब को करने के बाद सम ए ये दिख रहा है नंबर 2 का। तो ये 14 सवाल थे, अब अपन इनसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। सवाल ऑप्शंस आपके ये हैं, इट वॉज द एक्साइटिंग समर ऑफ देयर लाइफ, शी केम आउट ऑफ द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड, ही वॉज द क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू, और नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां आपको क्या दिख रही है चीज, द मोस्ट एक्साइटिंग होता तो यहां कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मोस्ट यहां नजर नहीं आ रहा, तो आंसर अपन को 1 नंबर दिख रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM इन द गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस है उसमें MHM ढूंढना है। वेरी इंट्रीगिंग फिल्म अबाउट पॉलिटिक्स, किसी फिल्म की बात है, वो कैसी है और किसके बारे में है, तो एक चीज साफ दिखी कि फिल्म है वो H है, हेड है आपका। वेरी इंट्रीगिंग, अब इंट्रीगिंग के बारे में ही वेरी बात करता हुआ नजर आ रहा है, पर एक चीज है वो ये है कि कई बारी इनको एक भी माना जाता है। जो जॉफ्री लीच हैं वो अपनी किताब में वो इसे एक ही कंसीडर करते नजर आते हैं, तो M यहाँ दिखता है। अबाउट फिल्म्स की बात है, वापस M दिख रहा है, तो ये वैसे तो MHM की कैटेगरी का एक चीज दिख रही है अपन को, मगर बात यह है कि यहाँ इसने वेरी इंट्रीगिंग के हिसाब से चीज दी है, वो अलग अलग मान के दी है, तो यहाँ MMHM नजर आ रहा है जो नंबर 2 में है। अब ये RPSC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे कितना सही माने कितना गलत माने, वो उनके ऊपर है। तो सवाल नंबर 2 में आंसर यहाँ के हिसाब से 2 दिख रहा है। नंबर 17 का क्वेश्चन है, Which of the following sentence doesn't have correct subject verb agreement? verb agreement कौन सा का किसके साथ नहीं है, तो सबसे पहले जो जिस चीज में अपन को नजर नहीं आ रहा वो प्लूरल के साथ अपन को हैज दिख रहा है, तो ये गलत हो रहा है, तो नंबर 2 अपन को आंसर इसमें नजर आ रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग इन द फ्रेज ब्राउन वुडन रेक्टेंगुलर टेबल्स इन द क्लासरूम। तो एक टेबल के बारे में बात कर रहा है, उसकी शेप ऐसी ऐसी है, उसका कलर ऐसा ऐसा है, और वो क्लासरूम में है, तो सबसे पहली चीज ही अपन को टेबल नजर आ रही है। अब दिख रहा है टेबल है कहाँ, क्लासरूम में, ये अपन को प्रेपोजिशनल नजर आ रहा है, क्लासरूम की बात है, तो ये अपन को वापस पोस्ट मॉडिफिकेशन इसका दिख रहा है। टेबल है कैसी, कलर कैसा है, ब्राउन वुडन एंड रेक्टेंगुलर की बात है, तो इसका एक तरह से
प्री मॉडिफिकेशन भी नजर आ रहा है। तो टेबल यहां हेड है, प्री मॉडिफिकेशन भी है, पोस्ट मॉडिफिकेशन भी है, तो ए बी सी जहां आंसर है वो इसका आंसर है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूशन इज, तो कंट्रीब्यूशन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है नंबर 1, द फ्रेज हाउस बियॉन्ड द चर्च हैज। हाउस एक घर है, वो है कहां, बियॉन्ड द चर्च, हाउस के बारे में ही वापस उसको ज्यादा स्पेसिफाई करने का जिक्र हो रहा है। तो बियॉन्ड द चर्च यहां इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसी हाउस की बात है। तो पोस्ट मॉडिफिकेशन बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज के जरिए ये पोस्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है। यहां प्री मॉडिफिकेशन है नहीं, पोस्ट मॉडिफिकेशन बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिल इन द ब्लैंक विद ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनकी जानकारी अगर हमें है तो बहुत बेहतर होता, अगर वो होती तो सीधा सीधा जवाब अपन को नजर आता। एंड येट आई फील ऑब्लाइज्ड टू स्टे, आई वांट टू लीव, मैं जाना चाहता हूं मगर फिर भी मैं ऑब्लाइज फील कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि रुकूं कहीं यहां। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपको यहां नजर आ रहा होगा, येट का जिक्र है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज को यहां बताना है कि कौन सा है। इफ एनीबडी हैड आस्क्ड मी, अब जैसे कंडीशन अपन 3 तरह की कंडीशन पढ़ते हैं। पहले के अंदर अपन जब देखते हैं कि पास्ट सिंपल के साथ अपन फ्यूचर सिंपल की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल के साथ अपन फ्यूचर सिंपल की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल के साथ अपन वुड की तरफ जाते हैं, और पास्ट परफेक्ट के साथ अपन वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव की तरफ बढ़ते हैं। एक और का जिक्र है जहां अपन हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, ऐसा भी एक सवाल आगे आएगा। तो यहां अपन को पास्ट परफेक्ट नजर आ रहा है, हैड आस्क्ड, तो कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव की तरफ जाएं तो कुड हैव यहां दिख रहा है। नंबर 4 का यहां आंसर नजर आ रहा है। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। सुपरलेटिव से पॉजिटिव की ये डिग्री है की तरफ अपन को डिग्री की तरफ बढ़ना है, जैसे एज है, सो एज है, इस तरह की चीज का जिक्र करना है। तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, अशोका थे वो सबसे महान राजा थे हिंदुस्तान के। तो यहां जैसे पहला ऑप्शन अपन को दिख रहा है, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। अब वेरी फ्यू से एक चीज दिखती है कि कुछ ना के बराबर तो थे, मगर ग्रेटेस्ट या जिक्र आ रहा है सुपरलेटिव में, यह दिखा रहा है कि कोई भी नहीं थे। तो यहां आंसर जो दिखेगा, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज अशोका, कोई ऐसा राजा था ही नहीं इतना ग्रेट अशोका के जितना। तो ये इससे इसका आंसर दिख रहा है, नजर आ रहा है, आंसर नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना है। इफ आई टाइम आई द एग्जीबिशन, मेरे पास वक्त होता तो मैं एग्जीबिशन को विजिट कर लेता। तो यहां ऐसा सेंस देने वाले अपन को 2 चीजें दिख रही हैं। अब एक तो ये नंबर 3 है और एक हैड शुड हैव विजिटेड दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में पहला हेड है वो ऑक्सिलरी नजर आ रहा है और दूसरा हेड है वो मेन वर्ब नजर आ रहा है। तो आंसर है नंबर 3 है इसका, मगर गलत हैड शुड हैव विजिटेड भी गलत की कैटेगरी में नहीं रख सकते अपन। तो दोनों ही चीजें दिख रही हैं। अब इस कैटेगरी पैटर्न के हिसाब से माने तो नंबर 3 मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। तो नंबर 3 है, इसके अंदर यहां आंसर है। Fill in the blank with the appropriate conditional clause. Choose from the options given below. Appropriate clause को मार्क करना है। He unless he feels he is being threatened in some way. अब यहां अगर felt दिखता, जैसे ये पेपर में किसी ने would never say a word मार्क किया है, अगर यहां felt होता तो नंबर 3 आता, मगर ये habitual वाली कैटेगरी की बात है
तो ये नंबर 1 यहाँ आंसर दिख रहा है। ही नेवर सेज अ वर्ड अनलेस ही फील्स ही इज बीइंग थ्रेटेंड इन सम वे। वो एक शब्द भी नहीं कहता जब तक उसे, उसकी आदत है, जब तक उसे कुछ और नहीं, कोई धमकी वाली चीज़ ना नजर आए तब तक वो कुछ नहीं कहेगा या कहता है। तो ही नेवर सेज ए वर्ड। यहाँ मैंने जब वैसे मार्क किया था पहले आंसर, तो फेल्ट समझ के वुड हैव की तरफ बढ़ा था, मगर ये हैबिचुअल यहाँ नजर आ रहा है। What does the underlying idiom mean in the sentence given below? सेंटेंस है जो भी है उसमें एक फ्रेज इडियम अपन को नजर आ रहा है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। फ्रेज और इडियम जैसे अपन ने एक बार पहले चर्चा करी थी, इनको पढ़ने का एक आसान तरीका ये है कि आप 1000 के आसपास इडियम और फ्रेज पुराने पेपर से इकट्ठा कीजिए, या कोई बुक ऐसी आ रही है, जैसे मैंने आपको एक एसएससी की पीडीएफ भेजी थी, वहाँ खूब सारे इडियम और फ्रेजेस थे। उनको अगर एक दिन 2 दिन आप एक 2 रोज़ के याद करते हैं तो आपकी परीक्षा से पहले आपको इसमें आप इस चीज़ को एस करने में मदद मिलेगी। ए मैन ऑफ स्ट्रो का यहाँ मतलब है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स है टू वेस्ट मनी। नंबर 4 का आंसर है इसमें, और ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 26 में नंबर 3 का आंसर है। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं, ये है तो ऐसा पैटर्न है भाषा का तो माना जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून है वो पानी से गाढ़ा होता है। ये डायलॉग बहुत बारी फिल्मों में भी आता है, तो इसमें कोई समस्या रही नहीं होगी। फैमिली रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। From the list of words given below, choose the group in which all words have been correctly spelled. कौन से ऐसे शब्द हैं, लिस्ट जो दी गई है उसमें से करेक्टली स्पेल्ड हैं? तो feasible की स्पेलिंग फेटिड, जॉर्ड एंड फ्लेजिंग, तो ये वाली यहां से नजर आ रही है नंबर 29 में नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 था, वो था ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 30 में एक असर्टिव सेंटेंस है, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इंटेरोगेटिव में। विजडम इज मच बेटर देन रिचेज। विजडम इज मच बेटर देन रिचेज के अंदर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव के अंदर 2 कायदे के ऑप्शन दिखते हैं। वो एक तो है इजंट विजडम बेटर देन रिचेज और इज विजडम बेटर देन रिचेज। तो यहां ये एम्फेटिक बात कर रहा है, एम्फेसिस देने की के चर्चे से पूछ रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है कि अगर ये पूछा जाए क्या विजडम रिचेज से ज्यादा बेहतर नहीं है, तो इसमें पलट के जवाब आने की पॉसिबिलिटी यस से मिलती है। तो इजंट विजडम बेटर देन रिचेज है, ये अपन को इसमें आंसर नजर आ रहा है। अगला वाला जो इसमें दूसरा ऑप्शन है इज विजडम बेटर देन रिचेज, ये सवाल के हिसाब से इंटरोगेटिव बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो एम्फेसिस के तरीके से पूछी गई बात है तो वहां आंसर नंबर 3 ही दिख रहा है। तो नंबर 3 इसका उत्तर होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बट इज यूज्ड एज ए प्रेपोजिशन। बट है वो कहां पे प्रेपोजिशन के तरीके से यूज हुआ है? आपका ऑप्शन है माई टीचर इज वेरी नाइस बट ए बिट स्ट्रिक्ट। टीचर अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। द मील वॉज गुड बट एक्सपेंसिव। मील अच्छा था लेकिन थोड़ा महंगा, एक्सपेंसिव, खर्चीला था। आई वेंट टू लूज, एक्सपेंसिव था। आई वेंट टू लूज वेट बट आई हेट डाइट्स। मैं वेट लूज करना, जहां लेकिन का सेंस है वो प्रेपोजिशन नहीं है, जहां सिवाय और एक्सेप्ट का सेंस आ रहा है वो प्रेपोजिशन है। यहां देखिए, शी रिटर्न ऑल हिज गिफ्ट बट वन। उसने सारे गिफ्ट लौटाए एक्सेप्ट एक के। तो यहां प्रेपोजिशन की जैसे खास बात अपन को नाउन और प्रोनाउन साथ में दिख रही है, तो ये प्रेपोजिशन वाला हिस्सा है। तो यहां अपन को नंबर 4 है वो आंसर दिख रहा है। चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द सेट ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। इनमें से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चूज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कंजंक्शंस भी हमें ध्यान है। आई हैड नो कार सो आई हायर्ड वन फॉर द जर्नी। दिस इज समथिंग, अब यहां इस सेंटेंस में दैट छुपा हुआ है। दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो ये यहां सीधा सा नजर ऑप्शन नंबर 2 नजर आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू द गिवन ऑप्शंस।
द जर्नी डाउन द डिसेंट वॉज सो टिडियस, नीचे उतरने के सेंस में। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। द क्रॉप्स है, ये सीधा सा मतलब एक सूखे की स्पेलिंग क्या होती है वो पूछी गई है, वो ड्रॉट ये आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वही SVOCA वाली बात यहां पूछी गई है। फ्यू फाउंड द फिल्म इंटरेस्टिंग, कुछ ने फिल्म को इंटरेस्टिंग, कुछ नहीं ने मतलब ना के बराबर ने फिल्म को इंटरेस्टिंग पाया। तो यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट में ये V है, फिल्म O है, और फिल्म ही इंटरेस्टिंग की बात है तो O को C कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो SVOCA नजर आ रहा है, तो SVOCA इसमें नजर आ रहा है। तो नंबर 2 इसका आंसर देखा जा रहा है। चूज द करेक्ट पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस। आई पुट द प्लेट ऑन द टेबल, ये आई पुट द प्लेट ऑन द टेबल अगेन SVOCA पैटर्न में देखना है। आई इज सब्जेक्ट, पुट अगेन वर्ब, प्लेट ऑब्जेक्ट, और वेयर और का सेंस आ रहा है तो वापस ये क्या है, A है। तो सब्जेक्ट है, फिर V है, फिर व्हाट का सेंस आ रहा है और फिर वेयर का सेंस आ रहा है, तो SVOA दिख रहा है, वो आंसर है। SVOA नंबर 1 में दिख रहा है। Fill in the blank with appropriate tense. Choose from the options given below. Appropriate tense भरना है, ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से। I be wonderful having my parents to stay. They cook all the meals and they spend a lot of time with children. अब ये कॉन्टिन्यूटी में होने वाली बात का जिक्र है कि it is wonderful having my parents to stay. They are cooking all the meals and they are spending a lot of time with children. ये मतलब कितनी अच्छी बात है घर वालों के साथ रहने की। ये आप इसकी हिंदी करके देखते हो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में होने वाली चीज़ का जिक्र नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप दूसरे चीज़ों से भी इसे जोड़ के देखने की कोशिश करोगे, दूसरे ऑप्शंस रख के, तो आपका इनका सेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर बनता हुआ नज़र आएगा। तो नंबर 2 है वो आंसर है। Choose the correct phrasal verb to fill in the blank of the given sentence. Now it is difficult. This business in the teeth of stiff competition. यहाँ कुछ एक phrasal verb दी है तो इस बिजनेस को अभी कैरी आउट करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो नज़र आ रहा है। बाकी प्रेपोजिशन इसमें एकदम तरीके से कहीं ना कहीं अगर मतलब बनाएंगे तो बन जाएगा, कैरी आउट है वहाँ थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो नंबर 3 का ऑप्शन इसमें। बाकी दूसरी जो प्रेपोजिशन है वो भी अगर आप कोशिश करें तो लग रही है, मगर एक तरह से अपन उन्हें मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एडजेक्टिव इज यूज प्रेडिकेटिवली, तो यहां इस सेंटेंस के अंदर अपन को एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेटिवली कैसे यूज किया गया है वो दिखाना है। ये वाली लाइन है, ये सेंटेंस जो आपको दिखाया गया है, ये एक्चुअल में एक कोट है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक में जो ड्यूक सीनियर हैं, जब उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है तब ये वो एक अपना एक तरह से मोनोलॉग है, उसके अंदर ये आता है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब ये प्रेडिकेटिवली इस सेंटेंस को अगर आप पलट के देखेंगे, द यूज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, तब इसका जवाब भी अपन को दिख रहा है, मगर इसे दूसरे तरीके से लिखा गया है क्योंकि एग्जैक्ट कोट है। कहाँ से अपन जब एज यू लाइक इट पढ़ते हैं तो वहाँ अपन को ये दिखता है, तो नंबर 2 इसका आंसर है। 38 वाला क्वेश्चन जो अपन ने देखा तो उस पर आप आगे देख सकते हैं, बाकी प्रेपोजिशन की अपन जो बात कर रहे थे 19-20, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा आप कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह के सिलसिले में। मगर कैरी आउट है वो आरपीएससी के हिसाब से आंसर कैरी आउट होना लाजमी है। Which of the following is correct indirect speech of the given sentence? indirect speech ढूंढना है जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें। 100 का जिक्र है तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं, हेड की तरफ बढ़ेंगे, हेड जहां अपन को नजर आए उन सेंटेंसेस को छोड़ते हैं, तो पहले 2 नंबर को अपन खत्म करते हैं।
बाकी सेड है तो टोल्ड का ऑप्शन भी अलग हटता है, तो टोल्ड को भी अपन खत्म करते हैं। तो अपने पास टोल्ड हटाने के बाद एक ऑप्शन बचता है, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, तो इसका आंसर नंबर 3 नजर आ रहा है। Which of the following is an antonym of the word opinionated? अपने ओपिनियन, अपने विचार पे कोई दृढ़ है, उसी का एक उल्टा क्या दिख रहा है? डिस्पैशनेट। आंसर नंबर 2 है, वो डिस्पैशनेट नजर आ रहा है। एडमेंट तो एक तरह से इसका सिनोनिम ही नजर आ रहा है। बिगोटेड कोई सेंस, बिगोटेड भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है। बायस्ड है, ये भी नजर नहीं आ रहा। कोई दृढ़ है मगर कोई ओपिनियनेटेड, डिसपैशनेट नजर आ रहा, कोई ओपिनियनेटेड नहीं है, तो नंबर 2 इसमें दिख रहा है। Fill in the blank with the appropriate tense. Choose from the options given below. यहाँ appropriate tense fill करना है। We work long hours but not get much pay. हम काम तो हमने खूब किया मगर पैसा उतना नहीं मिला। Worked and didn't get. नंबर 4 इसमें आंसर दिख रहा है। Which of the following is the correct transformation of the given affirmative sentence? नेगेटिव में अफर्मेटिव का नेगेटिव कौन सा ढंग से अपन को नजर आ रहा है यहाँ? अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेन्ड इन इंग्लैंड। अल्फ्रेड महान राजा थे, बेस्ट राजा थे, उनके जैसा कोई हुआ नहीं है। तो नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर रेन्ड इन इंग्लैंड। नंबर 3 का इसमें आंसर दिख रहा है। In which of the following sentence determiner enough is used at an incorrect position? The quote is determiner enough है, वो कहाँ incorrectly use किया गया है? The quote is big enough for me, big enough. He is, ये यहाँ adjective के हिसाब से use हो रहा है। He is old enough, वापस enough adjective की तरह काम कर रहा है। The dog barked loud enough to frighten the burglars, वापस एडजेक्टिव की तरह। यहाँ एक ही सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, मगर यहाँ और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट यूज है। क्यों? आई हैव फूड इनफ टू लास्ट 1 मंथ, आई हैव इनफ फूड टू लास्ट 1 मंथ। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है आर्केइक इंग्लिश, एक मॉडर्न इंग्लिश। आर्केइक इंग्लिश जो पुरानी इंग्लिश है शेक्सपियर के हिसाब से या उस वक्त में, या आर्केइक जो भी पुराना है, एंशिएंट वक्त का है, वहां आप आई हैव फूड इनफ में कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इसे देखें तो ये चीज मॉडर्न इंग्लिश के चलन में नहीं है, तब इस चीज को गलत माना जाएगा। तो नंबर 4 है इसका उत्तर दिख रहा है। आर्केइक के हिसाब से ये भी सही है। Choose the correct option to complete the sentence. If you champagne with every meal, you tired of it soon. अब यहां अगर आप कंडीशन के हिसाब से सोचोगे तो आपको जो सेकंड नंबर की कंडीशन है वो नजर आ रही है, ड्रैंक एंड वुड गेट, पास्ट और उसके बाद में वुड का यूज। बाकी के अंदर इसमें कहीं दिख नहीं रही है ये चीज, तो नंबर 2 इसका आंसर है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखना है। एवरीथिंग वॉज एज वी हैड लेफ्ट, सब कुछ वैसा ही था जैसा अपन ने छोड़ा था। तो सब कुछ कैसा था? वैसा ही जैसा अपन ने छोड़ा था। तो ये चीज कॉम्प्लीमेंट करती हुई दिख रही है। नंबर 4 का आंसर। फ्रॉम द ग्रामर के साथ क्या समस्या है? अगर आप कई चीज को अपनी भाषा में करके कॉमन सेंस से अगर काम करते हैं तो बहुत सारे सवाल इसमें आसान बनते हैं, और बहुत सी बारी कॉमन सेंस की जगह अपन ने जो रूल पढ़े होते हैं, आप उन रूल में फंसे रहते हैं और कॉमन सेंस अपना पीछे छूट जाता है, तब ग्रामर के साथ दिक्कत होती है। तो कोशिश ये करें पहले उसे आप अपनी लैंग्वेज की तरफ ले जाएं, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तब ग्रामर के रूल इस पे अप्लाई किए जाएं। From the use of phrasal verb in the sentence given below, choose the one which is wrong. कौन सी phrasal verb है जो इसमें सही नहीं नजर आ रही? Some of the younger members call on the minister to resign. Minister को resign के लिए बुलाया। Don't answer me forward, answer my question.
ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंट, आई मेट टॉम एट द पार्टी। तो इसके अंदर आंसर 2 है, वो ठीक है। डोंट आंसर मी बैक यहाँ हो सकता था, फॉरवर्ड का कोई सेंस नहीं है। दूसरा, जैसे कोई और दूसरा सेंटेंस देखें, आई मेट टॉम एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। आस्क्ड आफ्टर आपकी हेल्थ वगैरह के बारे में उसने पूछा, तो 2 नंबर है वो यहां गलत लग रहा है। यहां ऑप्शन दिया गया है ओड वन आउट को दिखाना है, ऑक्सिलरी कौन सी है, मॉडल कौन से हैं, सेमी मॉडल कौन से हैं। तो यहां सीधा सा दिख रहा है टू लाइक है, वो स्टेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेटिव की कैटेगरी की है, मेन वर्ब की तरह काम आ रही है। तो टू लाइक वाला ऑप्शन ही 4 से अपन को ये ओड वन आउट दिख रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट डिग्री, डिग्री को भरना है। ऑफ ऑल नजर आते ही द मोस्ट दिखता है, ऐसा एक सवाल के उसमें दे रखा है अपन को। जब पीछे सवाल आए तो उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था, उस लाइन में इस चीज का ऑल और द मोस्ट का जिक्र था, तो वहां से भी और सीधा जो बेसिक अपन पढ़ते हैं उससे भी अपन को ये चीज नजर आती है कि ऑल कंपेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। What is the sentence pattern of the given sentence? अब इसमें सेंटेंस पैटर्न ढूंढना है जो एक वाक्य अपन को दिया गया है। चिल्ड्रन आर इन स्कूल, बच्चे, सब्जेक्ट वी, और कहाँ है स्कूल में, तो SVA पैटर्न दिख रहा है। From the list of consonants given below along the representative words of phonetic transcription, जो IPA जो है उनमें phonetic transcription के हिसाब से पूछे गए हैं। चिन का सिंबल, च का ये दिख रहा है, चिन्ह बनाया गया है। जय का दिख रहा है, जून बनाया गया है। पेन और बेड से ये बनाए दिख रहे हैं। देन और जू ठीक है। यहाँ लेग वाले में ये चीज यहाँ गलत नजर आ रही है, लेग और रेड नहीं है, ये रेड और लेग है, तो इस हिसाब से गलत दिख रही है। एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट, डिलिजेंट का एंटोनिम क्या है, जो बड़ा एक्टिव है, काम करने वाला है, वो डिलिजेंट है। आइडियली आलसी इसका जिक्र है, नंबर 2। तो 52 में नंबर 2 इज आवर आंसर। कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी सो दैट इट हैज अ सिमिलर मीनिंग टू द फर्स्ट, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। इफ इट इज पॉसिबल दैट दे डिडंट रिसीव योर लेटर, ये पॉसिबल है कि उन्होंने आपका लेटर नहीं मिला। यू लेटर, दे माइट हैव रिसीव्ड योर लेटर, तो पॉसिबिलिटी की बात है, तो मे माइट की तरफ अपन बढ़ते हैं और माइट के साथ अपन देखते हैं। माइट हैव एंड थर्ड का जिक्र आता है, तो यहां माइट हैव रिसीव्ड आंसर दिख रहा है। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी, आर्टिकल जहां कौन सा इसमें सूटेबल लग रहा है। ए थीफ इज अ डेंजर टू सोसाइटी, ए थीफ और डेंजर टू सोसाइटी, 0 आर्टिकल, ये वापस पूरे सोसाइटी के हिसाब से पूछी गई है, तो जनरलाइज सेंस में देखें तो ये अपन को नंबर 4 आंसर नजर आ रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग को बिना चेंज किए अपन को सेंटेंस यहां बनाना है नेगेटिव। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, सब एडमिट कर रहे हैं, एडमिट करेंगे कि उसने अपना बेहतर किया। तो nobody will deny that he did his best, डबल डबल नेगेटिव फिर पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, सॉरी डबल नेगेटिव की तरफ ये वापस अपन को पॉजिटिव की तरफ बढ़ा, डबल नेगेटिव से ये आंसर निकल रहा है। nobody will deny that he did his best। In which of the following sentence noun has been used in dative case, मतलब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह नाउन कहाँ दिख रही है अपन को, तो आप वापस वो SVOC के हिसाब से लगाएं तो वैसे भी दिखेगी। ही गेव द मैन ए रूपी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, किसको दिया, ये इनडायरेक्ट है, और क्या दिया, ये रूपी इसको दिया, तो ये ओ है। तो ये वाला जो 2 नंबर है मैन वाला, तो ये आपको इसमें आंसर दिख रहा है। डोंट लिसन हिम, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फुटबॉल, लिसन के साथ टू, लिसन टू एंड अबाउट, नंबर 2 इसका आंसर दिख रहा है। When the word import is used as a verb, the stress falls on the syllable। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं, शब्द
जब वो वर्ब के साथ दिखें तो अलग तरीके से उनका वज़न दिखता है, और नाउन के साथ उनका वज़न अलग तरीके से नज़र आता है, उनके ऊपर जो वज़न है, स्ट्रेस है, वो अलग दिखता है। तो पहली बात तो ये सिलेबल है, वो 2 हैं, तो तीसरे चौथे का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब बचता है फर्स्ट एंड सेकंड, तो वर्ब के हिसाब से इंपोर्ट के अंदर स्ट्रेस है वो सेकंड पे नजर आता है, तो नंबर 3 इसका आंसर है। नंबर 3 इज इट्स आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल मॉडल टू एक्सप्रेस डिडक्शन और सपोजिशन। एक लॉजिकल चीज यहां रखनी है। डिडक्शन का मतलब ये बताया गया है, व्हाट अ बिग एस्टेट, इट कॉस्ट यू ए फॉर्च्यून टू मेंटेन इट। कितना बड़ा घर है, पहले ही ये जवाब अपन को दिखेगा कि कितना बड़ा एस्टेट है आपका, इसमें तो बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा टाइम, वक्त, पैसा सब कुछ लगता होगा। तो आप सोच के देखिए, आप खुद देखते हैं किसी चीज़ को तो आप लॉजिक पे क्या पहुंचते हैं, मस्ट। ज़रूरी भी है, ऐसा ही होता है, तो माइट पॉसिबिलिटी नहीं है, मस्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, आवर आंसर वुड बी मस्ट। अब हमें एक पैसेज दिया गया है और पैसेज से इन सवालों को खोजना है। पैसेज की जो पहली 3-4 लाइन है उसी के अंदर सबके जवाब छिपे हैं। कुछ एक बहुत से तराश के डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ छोड़े गए हैं और उनसे आपको उत्तर ढूंढना है। एक जो इसके अंदर अपन को सवाल का जवाब है वो पेंजिया और पेंथालासा की जो ज्योग्राफी में अपन घटना पढ़ते हैं उससे होता हुआ नज़र आता है। बाकी इन्होंने वर्ड छोड़े हैं तो उनके जवाब इनके मीनिंग के हिसाब से दिखते हैं। तो पहला, द फ्रेज कैरिड डाउन, इसका मतलब क्या है, गेट डाउन क्विकली एंड डेंजरसली। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक सजेस्ट द साइट दैट द प्लेस वाज once submerged in an ocean। यही वो पेंथालासा पेंजिया वाली बात यहाँ दिख रही है। तो ये खारे पानी की जो झील और उन सब का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। द टर्म वेस्टिज का मतलब रिमेन, वेस्टिज बचा हुआ, छलछला। द टर्म पॉक मार्क इन पैसेज मीन्स, पॉक मार्क का यहाँ मतलब है द ए कवर्ड विद स्मॉल हॉलोज, से इसका मतलब नजर आ रहा है। हाइव ऑफ एक्टिविटी इन द पैसेज मीन्स busy and highly active। The headache of writer according to the passage cleared because of descending। नीचे आने की वजह से उसका headache जो पहले दे रखे फर्स्ट लाइन में है, my headache soon cleared, तो यहां से जब वो नीचे आए तब उसका जो headache था वो, तो descending यहां इससे आंसर आ रहा है। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने पूरा एक पोएम का दे रखा है। ये कीट्स की लाइन है और पहले शुरुआत की लाइनें पढ़ते ही आपको अंदाज़ा लगा भी होगा, अगर अब मैंने कहा कि आप कोई नेट वगैरह की तैयारी भी करते हैं तो ये पहली 1-2-3 लाइनें बहुत, मतलब हर 1-2 साल में लाइनें पूछी ली जाती है नेट के, यूजीसी नेट के एग्जाम पेपर में। मच आई हैव ट्रेवल्ड इन द रेल्म्स ऑफ गोल्ड एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन, राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड आई हैव बीन, विच बार्ड्स इन फीटली द अपोलो होल्ड। तो इसमें अब सवाल देखते हैं कीट्स क्या क्या बात कर रहे हैं। वॉट डज डीप ब्रॉड होमर मीन, यहाँ बहुत गहन अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले होमर को बताया गया है। होमर एक रोमन क्लासिकल एक पोएट, राइटर, नैरेटिव पोइट्री लिखने वाले रहे हैं, जो ओडिसी और एलियड आपने फिल्में भी देखी होंगी और एपिक पढ़े भी होंगे, वो होमर के अपन को दिख रहे हैं और उन्हीं के ट्रांसलेशन की यहाँ बात की जा रही है। तो होमर इज ए प्रोफाउंड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। होमर एक एपिक लिखने वाले जो राइटर हैं वो प्रोफाउंड है और डिफिकल्ट है। What idea is expressed in the first 4 line of the poem? इस पोएम में, इस पोएम का जो ये नाम है वो है ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। मैंने कहा अगर इस पोएम का सेंस भी आपको था तो आप आराम से बिना समझे इन आंसर्स को कर पाते। कीट्स रोमांटिक एज में लिखने वाले एक पोएट थे। कीट्स यहाँ इस पोएम में बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट एक्चुअल में जो होमर का ट्रांसलेशन है
वो कुछ अलग है। तो सॉरी, जो चैपमैन का ट्रांसलेशन किया है, चैपमैन ने ट्रांसलेट किया है होमर को, वो अलग है। तो उसके लिए यहाँ बात करते दिख रहे हैं कि खूब कीट्स ने पढ़ा है मगर चैपमैन जैसा उन्हें कहीं नहीं मिला। द पोएट हैड डीपली रेड लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री। ये रेल्म ऑफ गोल्ड, ये लिटरेचर की बात है, किताबें जो लिटरेचर की पढ़ी हैं उन्हीं का सेंस दिया जा रहा है। द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन 9 से लाइन नंबर 9 से 12 तक, और लाइक स्टाउट कोड्स व्हेन द ईगल आई ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक एंड ऑल हिज मेन। तो यहाँ लाइक के सेंस में सिमिली आंसर आ रहा है। इस चीज में कीट्स से गलती हुई थी इस पोएम में। स्टाउट कोड्स का जो जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअल में कीट्स ये बताना चाह रहे हैं कि स्टाउट कोड्स हैं वो सबसे पहले पैसिफिक ओशन को देखने वाले इंसान थे, मगर एक्चुअल में बेल्बो नाम से इंसान थे, उन्होंने सबसे पहले बेल्बो थे, उन्होंने सबसे पहले पैसिफिक ओशन को देखा था। तो यहाँ कीट्स का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है कि वो हिस्टोरिकली गलत नज़र आते हैं। खैर, ये अपन जब इस चैपमैन्स होमर को पढ़ते हैं तब जिक्र आता है यूजीसी नेट के हिसाब से किताब में, पर यहाँ आंसर्स हैं वो सिर्फ अपन उस हिसाब से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नॉट करेक्ट। अब एक प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जिसको अपन ने एक बार पढ़ा था लेक्चर के जरिए, द प्री रेफेलाइट बिलोंग टू विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा से संबंधित हैं प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। दे फॉलोड द एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग मॉडल्ड ऑन राफेल। ये गलत बात है, प्री रेफेलाइट बात ही प्री राफेल नाम से ही लग रहा है। राफेल से पहले की जो राइटिंग है वो पढ़ रहे हैं, तो सॉरी, राफेल से पहले की जो पेंटिंग हुआ करती थी उन पे फोकस्ड है। तो राफेल और माइकल एंजेलो इन सबको रिजेक्ट करते नजर आ रहे हैं प्री रेफेलाइट। तो आर आंसर इज ए इज करेक्ट एंड बी इज नॉट करेक्ट। तो आंसर 4 इसमें अपन को दिख रहा है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, इट could easily have happened to me on the poverty ridden sands of गोपालपुर ऑन सी। ये जयंत महापात्रा एक उड़िया राइटर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा जो काला हांडी वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत, जो अकाल और जो ड्रॉट है उससे बहुत फेमस रहा है। इनकी कविताएं उस रीजन पे बेस्ड हैं। तो हंगर यहाँ ऑप्शन है। हंगर के अंदर ये खुद की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का जिक्र भी जो फेमिन वगैरह और उन सब चीज़ों से, भूख से जिक्र कर रहे हैं। Which of the following novels of अमिताभ घोष doesn't form a part of his Abyss trilogy? उनकी एक ट्रिलॉजी है एबिस नाम से, उसका कौन सा हिस्सा नहीं है? Sea of Poppies है, Flood of Fire है, River of Smoke है। यहाँ ये ओपीएम का जो भी व्यापार था इस ट्रिलॉजी में उसकी बात करते हैं। जो हंग्री टाइड है यहाँ अमिताभ घोष का, उसमें इकोसिस्टम पे बात कर रहे हैं। जो सुंदरबन डेल्टा है वो बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उस वहाँ ये वर्क बेस्ड है। और अमिताभ घोष की जो राइटिंग्स हैं, लेटर राइटिंग खासकर बाद में लिखी गई, वो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पे खूब बात करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ ऑप्शन जो हंग्री टाइड है वो आंसर यहाँ पे अपन को दिख रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है इनको दिखाना है, इसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, intellectual quality, a harking back to traditionalism and emergence of heroic couplet are some of the characteristic। बाकी कुछ भी नहीं दिखे तो सबसे पहले heroic couplet अपन को दिख रहा है, और heroic couplet से आंसर नियो क्लासिकल नजर आ रहा है। heroic couplet नियो क्लासिकल एज जो ऑगस्टन्स की तरफ देख रही है, क्लासिकल्स की तरफ देख रही है और उसे कुछ नया करके ला रही है। हेरोइक कपलेट का जिक्र है, मॉक एपिक का जिक्र है, ये खासकर नियो क्लासिकल जो पोइटिक ट्रेडिशन है वहाँ दिखते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पूछा ही यही गया है कि हेरोइक कपलेट आर सम कैरेक्टर नियो क्लासिकल पोइट्री। सर वॉल्टर स्कॉट सेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे प्लेड विद थॉट एज एलिजाबेथन्स हैड प्लेड विद वर्ड्स। अब ये कोट किसने कहा किसने नहीं कहा ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मेटाफिजिकल पोइट्री को अपन ने एम.एच. अब्राहम से भी ढंग से पढ़ा तो वहाँ से दिखती है द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्स थे, वो क्या करते थे,
शब्दों से खेलते थे। शेक्सपियर नए नए शब्द कोइन कर रहे हैं। यहाँ थॉट की बात है, कंसीट का जिक्र आता है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में आती है। दो अलग अलग चीज़ों को इस तरह से कंपेयर करना जिसमें विट भी लगे, जिसमें नॉलेज भी हो, जिसमें मज़ा भी आए, वो न्यू क्लासिकल पोइट्री की खास बात रही है। जॉन डन और वो सब अपन जब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री का इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है, इन्फ्लुएंस्ड बाय थियरीज ऑफ एसोसिएशन एंड ड्रग्स। ड्रग्स का जिक्र रोमांटिक एज में खूब आता है। आप कोलरिज को देखते हैं, पढ़ते हैं, कोलरिज की जो भी कविताएं हैं, कोलरिज खुद ड्रग एडिक्ट नज़र आ रहे हैं। वहाँ कन्फेशन ऑफ ए ओपियम ईटर का एक ऐसे है, वो भी आपको दिखता है। तो पहला ऑप्शन तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा है ऑब्सेशन विद डेथ एंड अनकॉन्शियसनेस। डेथ और अनकॉन्शियस भी दिखती है। कीट्स की कविता सारी की सारी अनकॉन्शियस के बारे में है, डेथ के बारे में। नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस। अब ये बात गलत लिखी है इसने। रोमांटिक थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का, एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए। बहुत से लोग थे जो रोमांटिक पोएट, जैसे शेले हैं, बहुत से प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उन्होंने खूब लिखा है। रोमांटिक एज में बहुत सारी चीज़ें बदलने में काबिल रहे हैं ये लोग। तो ऐसा तो नहीं है इनकी ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ए पॉलिटिकल लोग रहे हैं। तो आंसर ये 3 है, यहाँ ये दिखेगा। बाकी आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 74 में आंसर इज 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग जेजुरी नाम से एक पोएम है अरुण कोलात्कर की। तो कोलात्कर के बारे में जब इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे आपको, तो सबसे पहले टेम्पल का जिक्र आएगा, महाराष्ट्र का जिक्र आएगा, और कोलात्कर आपको नाम ये मालूम ही है। अगर खानाडोबा भी नहीं दिखे आपको इनिशियल लेवल पे, तो टेम्पल के जिक्र से आप समझ सकते हैं। तो A, B, C है, ये तीनों ऑप्शन सही है। Which of the following metaphor does Jaya use to describe her married life in the novel That Long Silence? शशि देशपांडे की ये नॉवल है, A Pair of Bullock Yoked Together। ये शशि देशपांडे का ये वर्क है। ये बहुत सा सिमिलर अपन को ये डॉल्स हाउस इब्सन का जो प्ले है उससे दिखता है, जहाँ इब्सन फेमस नोरा है, वो फेमसली शी सेड कि नोरा, ये कहा जाता है कि नोरा शट द डोर एंड देयर वाज ए रेवरब्रेशन इन द होल यूरोप। नोरा ने दरवाज़ा बंद किया और पूरे यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मच गई। उसी तरीके से ये जो कोट दिया है ये बहुत पॉपुलर रहा है शशि देशपांडे का, कि शादी इस तरीके से है कि 2 बैल हैं, वो हल जोत रहे हैं, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती। तो नंबर 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। How sweet the moonlight sleeps upon the bank, the reed was too frail to survive the storm of its sorrow। तो यहाँ अपन को मेटाफर है वो इम्प्लिसिट नज़र आ रहा है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मेटाफर के बारे में ज़्यादा जानकारी से आप समझें तो एमएच अब्राहम में बहुत अच्छे से इसको बता रखा है। एक्सप्लिसिट है कोई चीज़ अपन को डायरेक्टली दिख रही है, इम्प्लिसिट है उसके, जैसे रोर नाम आ रहा है तो रोर से आप समझते हैं दहाड़ का सेंस किससे आता है, शेर से आता है। तो आप उस चीज़ से डायरेक्टली इम्प्लिसिट को समझ सकते हैं। द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी वॉज। विक्टोरियन सोसाइटी के मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या थे? अब इसको एक एक चीज़ से देखते हैं। इसका भी अपन ने जिक्र प्री रैफेलाइट पढ़ते वक्त किया था। द रीजन एंड क्रीड का जिक्र है। तो विक्टोरियन एज के अंदर रीजन और क्रीड का जिक्र है। रीजन और क्रीड कि इंसान कौन से एरिया से आ रहा है, जियोग्राफिक लोकेशन से आ रहा है, उसके साथ भेदभाव का कोई मामला था, ऐसा विक्टोरियन में नहीं दिखता है। विक्टोरियन बेसिकली जो कॉम्प्रोमाइजेस देखते हैं वो किस में देखते हैं? रिलीजन साइंस में देखते हैं, जेंडर और क्लास में देखते हैं। विक्टोरियंस में अपन इंडस्ट्री और प्रोग्रेशन और रिलीजन, इन सब के बीच में अपन को द्वंद्व नजर आता है। दूसरा सुपरस्टिशियस एंड ऑक्यूपेशन की बात है। विक्टोरियन रिलीजियस तो थे मगर सुपरस्टिशियस नहीं थे। सुपरस्टिशन की बात अपन को मिडिल एजेस में दिखती है। तो क्योंकि साइंस था विक्टोरियन एज में तो सुपरस्टिशियस तो थे ही नहीं। फेनेटिक एंड रिलीजन बहुत ज़्यादा कट्टर भी नहीं थे, क्योंकि साइंस भी या रिलीजन है, दोनों का बैलेंस चल रहा है।
जेंडर एंड क्लास, ये चीज है, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, महिलाएं भी एक तरीके से रोजगार ढूंढने की कोशिश करती हैं। समस्या ये आती है, पहले मार्जिनलाइज थी, अब डबल मार्जिनलाइज बन रही है। क्लास इश्यू अपन को नजर आ रहा है, क्लास ये नजर आ रहा है, जैसे कार्ल मार्क्स इसी एज में बात करते हैं, प्रोलितरेट और जो बूर्जुआ है उसका कॉन्फ्लिक्ट अपन को विक्टोरियन सोसाइटी में दिखता है, हैव्स एंड हैव नॉट के बीच की टसल है, तो क्लास का जिक्र आता है। जेंडर, महिलाओं का के इशू भी यहाँ है, तो ये चीज भी नजर आ रही है। तो आंसर नंबर 4 है वो यहाँ दिख रहा है। मिल्टन डिस्क्राइब्स लिसिडस इन द सबटाइटल, ये सीधा सीधा मोनोडी है, ये बुक में अवेलेबल है। How far that little candle throws his beam, so shines a good deed in a naughty word, is an example of personification का एग्जाम्पल है। Who among the following formulated the rules of imagism? Imagism के बारे में बात मॉडर्न एज में एजरा पाउंड अपन को यहाँ दिख रहे हैं सॉरी। The word of Jacobean tragedy is, ये एग्जैक्ट रूटलेज जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहां दे रखा है। डार्क वर्ड ऑफ करप्शन एंड परवर्जन, जो जैकोबियन ट्रेजेडी हुआ करती थी और अपन उसको एलिजाबेथन ट्रेजेडी से कंपेयर करें तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिवेंज तो है मगर बहुत हार्श नहीं है, तो जैकोबियन ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा हार्श है। वहाँ करप्शन, डेथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया गया है, तो बहुत ज़्यादा हार्श जो है, डार्क है वर्ड है, वो जैकोबियन का है। रियलिज्म का ऑपोजिट अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो रोमांटिसिज्म इसका आंसर है। ए रिवोल्ट अगेंस्ट रूल एंड कस्टम, रिटर्न टू नेचर, सिंपल लाइफ, सब्जेक्टिविटी, इमोशनलिज्म कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक एज के। नेचर की तरफ वापस बढ़ने वाले ऑप्शन से भी आप सीधा सा देखते हैं, क्योंकि नियो क्लासिकल हैं वो रीज़न की बात करते हैं, रोमांटिक में नेचर, आम आदमी, आम इंसान के बारे में है, और जो नियो क्लासिकल है वहाँ रीज़न ही नेचर है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज राजूज डाउनफॉल इन द नॉवेल गाइड। राजू गलत साइन करते हैं, जेल जाते हैं, तो फ्रॉजरी करते हैं किसी लीगल डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ अपन 85 में नंबर 1 का आंसर है। मैच द फॉलोइंग राइटर्स टू देयर वर्क, यहाँ मैच करना है इन राइटर्स को इनके वर्क के साथ में। आई.ए. रिचर्ड्स हैं, विलियम आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सीधा सीधा दिख रहा है। विलियम एम्पसन ने 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी लिखा, दोनों आंसर कहाँ नजर आ रहे हैं? आई.ए. रिचर्ड्स 1 के साथ नंबर 4, 2 ऑप्शन में अपन को 1 के साथ नंबर 4 नजर आ रहा है। उसके बाद एम्पसन का नंबर 3, तो 1 के साथ 2 के साथ नंबर 3, 2 के साथ नंबर 3 ऑप्शन 4 में दिख रहा है। Fill in the blank with the correct option. The town which is primarily called God, primary setting for the God of small thing by अरुंधति रॉय, एक कस्बा है टाउन विच इज प्राइमरी सेटिंग फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। मैजिक रियलिज्म में लिखा गया है स्मॉल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वर्क अरुंधति रॉय का। तो इसका आंसर आयमन्नम नाम से ये टाउन है, ए मनम, तो ए मनम इसका नंबर 1 आंसर है। Which one of the following is not a characteristic of metaphysical poetry? मेटाफिजिकल पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? Far-fetched images, जिसे कंसीट कहा जाता है, वो है डिलाइट इन नोबल थॉट एंड एक्सप्रेशन। नोबल थॉट, अलग सा नया थॉट इनके पास है, क्योंकि ये कंपैरिजन इन चीज़ों का ऐसे ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपेयर किया जाता है, लव इज कंपेयर्ड, जैसे एक लाइन आती है, माई लव इज लाइक ए वेजिटेबल, तो वहाँ वेजिटेबल जैसे धीरे धीरे ग्रो करती है, वैसे ही वेजिटेबल लव का जिक्र है, प्यार भी धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इस तरह की कंसीट वहाँ मिलती हैं, तो वहाँ थॉट नोबल है। एक्सेसिव इमोशनलिटी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इमोशन एक्सेस नहीं है वहाँ। एलिजाबेथन के पास एक्सेस में है, मगर एलिजाबेथन जो पोइट्री है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के पास एक्सेस में नहीं है। वहाँ विट है, वहाँ लॉजिक भी है, और वहाँ इमोशंस भी हैं, दोनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन फिल करना है इसमें, तो यहाँ सीधा सा एक गॉथिक वाला आंसर अपन को दिख रहा है। Which of the following work has been described as dystopia?
दो तरह की दुनिया दिखती है नॉवेल्स में इस तरीके में, एक तो डिस्टोपियन वर्ल्ड और एक यूटोपियन वर्ल्ड। यूटोपियन वर्ल्ड जो थॉमस मूर वाला है, वहाँ क्या है, वहाँ एक काल्पनिक दुनिया है, सब कुछ बेहतर है। डिस्टोपियन वर्ल्ड में सब कुछ डिस्ट्रक्टेड नज़र आता है। और ये तीनों ही वर्क, गोल्डिंग का, ऑरवेल का, ब्रेव न्यू हक्सले का, ये सारे के सारे किस में दिखते हैं, अपन को डिस्टोपिया में दिखते हैं। तो ABC ही डिस्टोपियन है। रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है लॉन फॉक्स डांसिंग, नंबर 1 इसका आंसर है। फ्रेंच सिंबलिस्ट पोएट बिलीव इवोकेटिवनेस एंड सजेस्टिवनेस कुड बी बेस्ट ऑब्टेन्ड बाय। कौन सा एक ऐसा एक वर्स, कौन सा एक ऐसे राइम, कौन सा मीटर जिससे इवोकेटिवनेस आपको सजेस्टिव दिखती है और इवोकेटिव दिखती है। तो यहाँ देखिए हेरोइक कपलेट नियो क्लासिकल के साथ जा रहा है। हाइकू जैपनीज वर्स है जिसमें हिंदी के अपन देखें सबसे फेमस नाम अगेय रहे हैं जिन्होंने हाइकू शैली में कविताएं लिखी। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स दो ऑप्शन है। ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोएम जो डेकासिलेबिक और आयम्बिक पेंटामीटर, डेकासिलेबिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। पेंटामीटर समझने के लिए अपन ने सोनेट में इसका जिक्र किया था। तो ब्लैंक वर्स के साथ ये है, वहाँ मीटर है, राइम नहीं है। फ्री वर्स में ना मीटर है ना राइम है। आंसर फ्री वर्स है। रीज़न ये है कि मॉडर्न एज वर्ल्ड वॉर इनके और इन सब के डिस्ट्रक्शन से गई, तो उनकी बेसिक कंसर्न राइम और मीटर नहीं था। उनकी कंसर्न थी जो समाज में है उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस तब होगा मीटर और इन सब में बंधेंगे तो ना तो इवेकेटिव बनेंगे ना ही सजेस्टिव बनेंगे। तो फ्री वर्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, एक विक्टोरियन द्वंद्व ऐसा क्या था, आइडियल और रियल, आदर्शवादी भी है और रियल भी है। बात सही है ये। जक्सटापोजिशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल प्रॉब्लम। औद्योगिकरण बढ़ रहा है, सोशल प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? एक वर्ग के पास पैसा आ रहा है, एक सोसाइटी के पास, एक तरह के लोगों के पास पैसा है, दूसरे के पास नहीं है। ड्यूअलिटी ऑफ स्टैंडर्ड, पैसा है तो स्टैंडर्ड में भी ड्यूअलिटी दिखेगी, कमजोर तबका और बड़े तबके के बीच। तो ये आंसर ABC नंबर 4 नजर आ रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ मंजू कपूर्स डिफिकल्ट डॉटर। यहाँ इडा नाम से ये जो ऑप्शन अपन को दिख रहा है, इडा नाम से जो ऑप्शन है वो आए। Which of these statements are correct, not correct? Choose the correct option. Pre-Raphaelite brotherhood के बारे में इसमें सवाल पूछा गया है। The Pre-Raphaelite belong to the Victorian era. Pre-Raphaelite Victorian era से belong करते थे। They followed the academic style of painting modeled on Raphael. ये क्वेश्चन दोबारा आया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के जगह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सवाल था। जो मॉडर्न टेक्निक है राइटिंग की, तो इसके अंदर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाला क्वेश्चन था उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के बारे में पूछा गया था। उसमें इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को आपस में एक तरह से साथ साथ चलता बताया था, तो वो दोनों चीज़ें सही हैं। उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें विलियम जेम्स और हेनरी जेम्स ये दोनों भाई रहे हैं, और पूछा ये गया था कि विलियम जेम्स पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसने लिखा। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक्चुअल में हेनरी जेम्स का वर्क है। हेनरी जेम्स एक अमेरिकन राइटर और ब्रिटेन से हैं मगर अमेरिका शिफ्ट हुए, हेनरी जेम्स के ऊपर है। और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हेनरी जेम्स का एक ऐसा वर्क है जहां वो कॉन्फिडेंट नाम की टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस से सिमिलर है। तो उस आंसर में जो विलियम जेम्स लिखा है वो गलत है। Choose the correct answer from the given options. The aim of satire is to abuse and evoke feeling of despair. सैटायर का काम सिर्फ डिस्पेयर लाना नहीं है, सिर्फ दुखी करना नहीं है। सैटायर का काम ये है कि वो आपको सोसाइटी को रिफॉर्म करे। तो ये गलत बात नजर दिख रही है यहाँ, तो ऑप्शन ए गलत है। सैटायर एम टू डिमिनिश, डेरोगेट एंड इवोक स्कॉर्न, ये बात सही नजर आ रही है। नंबर 2 है, बी है, वो सही लग रहा है यहाँ। आयरनी कन्वेज द इलिसिट सेंस, आयरनी कन्वेज द लिटरल सेंस इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। आयरनी है वो किसी भी बात को सिंपल तरीके से बताती है, ये
दूसरे से मैच करते हैं। आयरनी इज ए मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली कन्वेड। एमएच इब्राहिम में ऐसी की ऐसी डेफिनेशन मिलेगी आपको। तो यहाँ आंसर अपन को बी एंड डी नजर आ रहे हैं, बी एंड डी, तो ऑप्शन 2 है इसका आंसर है। Why does the speaker say my mind is an old playhouse with all its lights put out? The Playhouse by कमला दास। कमला दास कन्फेशनल मोड में लिखने वाली हैं और ये यहाँ पेट्रियार्की और इन सब की बात नज़र आती है इनकी राइटिंग में। इंडियन राइटर्स हैं जो फीमेल इंडियन राइटर्स हैं, उनमें फेमिनिज्म वाली चीज़ हर एक राइटिंग में, नॉवल में, पोइट्री में दिखती है और ये आंसर इसका यहाँ पेट्रियार्की का दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन है। व्हाट द सेंट्रल थीम ऑफ देसाईज क्राई द पैकॉक। क्राई द पैकॉक है ये माया और उनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करती है, तो यहाँ नंबर 4 है वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बैलेड। बैलेड का कॉमन एक फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। बैलेड एक नैरेटिव पोएम, उसका कौन सा इसमें नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है, अब्रप्ट बिगिनिंग है, स्टोरी नरेटिव फॉर्म में है, ट्रेजिक थीम इनएविटेबिलिटी, अवश्यंभाविता नहीं है कि ट्रेजिक थीम हो। इसकी डेफिनेशन शुरू की 4 लाइन जो एमएच अब्राहम की जो डेफिनेशन है बैलेड के बारे में, वहां से ये आंसर आपको सॉल्व होता नजर आएगा। Which romantic poet stated elegy is a form of poetry natural to a reflective mind? कॉलरिज ने ये कहा है, जो भी स्टेटमेंट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो 99% गलत ही हुआ करते हैं, तो ऐसे सवालों से अक्सर बचा जाना ठीक चीज़ रहती है। तो कॉलरिज इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स करेक्टली डिस्क्राइब्स टोरू दत्त द लोटस। टोरू दत्त ने पेट्रार्कन स्टाइल में सोनेट लिखा था। टोरू दत्त जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जो इनिशियल फेज है वो शुरू करने वाले दिख रहे हैं, उनसे क्वेश्चन है और उनकी राइम स्कीम वगैरह का जिक्र ये कर रखा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज ऑप्शंस विच इज करेक्ट अबाउट एपिक। एपिक के बारे में सही ऑप्शन इनमें से कौन सा अपन को दिख रहा है। द एपिक सिमिली इज स्ट्रांगली इन कॉन्ट्रास्ट टू द होमरिक सिमिली। एपिक सिमिली, एपिक को जो बेस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सेटल करने का काम है, वो होमर से ही शुरू है। तो होमर की चीज से कहीं ना कहीं कॉन्ट्ररी नहीं है। एन एपिक इज डिफरेंट फ्रॉम हेरोइक पोएम। एपिक होती ही हेरोइक पोएम है तो डिफरेंट नहीं है। एन एपिक सिमिली जनरली बिगिंस विद एज। इसके बाद में अगला है द सब्जेक्ट ऑफ एन एपिक इज यूजुअली ट्रिवियल। ये मॉक एपिक में होता है, एपिक में नहीं होता है। तो आंसर वुड बी 3। 102 में आंसर अपन को 3 नजर आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है उसको भरना है। रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, फ्रेगमेंटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, अब्सर्डिज्म एंड इनडिटर्मिनेंसी ऑफ मीनिंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आपको जो भी ग्रैंड नैरेटिव्स, जो भी मेटा नैरेटिव्स हैं, उनको तोड़ा जाता है। मेटा नैरेटिव्स किसी भी तरह की, आपके रिलीजन की कोई इंस्टीट्यूशन कैसा भी है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि खुद हर एक चीज़ की अपनी अलग सच्चाई है। तो इस हिसाब से यहाँ अपन को पोस्ट मॉडर्न आंसर दिख रहा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद अ वेट हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। सिमिली यहाँ दिख रहा है अपन को। नंबर 2 आंसर है। द पोएम एंटरप्राइज बाय नसीम इज़िकेल की एक पोएम है, ये बात करती है जर्नी सिंबलाइजिंग लाइफ जर्नी एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। एंटरप्राइज फेमस वर्क है एजिकल की, फेमस पोएम। नंबर 2 उसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियलिज्म इन लिटरेचर आर करेक्ट। लिटरेचर में रियलिज्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो सच है, उसको ढूंढना है। इट वॉज अ लिटरेरी ऑफ शूट ऑफ नेचुरलिज्म, यह गलत बात है। रियलिज्म वो ऑफ शूट नेचुरलिज्म का नहीं है, नेचुरलिज्म रियलिज्म का है। तो पहला आपका गलत दिख रहा है। अब 2 आंसर छांटने हैं तो सीधा सा दिख रहा है बी और सी इसका उत्तर होगा, तो नंबर 3 इसका आंसर है।
ऑब्जेक्टिविटी की रियलिज्म में बात करी जाती है। और मैदाम बावरी जो वर्क पब्लिश हुआ था, मैदाम बावरी के बाद में ये बहुत ज़्यादा एक बड़े फिनोमेना, एक इट केम इन अ वेरी बिग वे। तो ये बी और सी है, इसका आंसर दिख रहा है, ए गलत है। द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म मेक इट न्यू, एजरा पाउंड ने दिया है ये नाम। नायडू की पोइट्री है वो क्या बात करती है? अब नायडू है तो इंडियन थीम का जिक्र होगा ही होगा, तो नंबर 2 आंसर है। सिंबलिस्ट भी है मगर नायडू सरलिस्ट नहीं है। Which one of the following is correct? Which one of the following work was written as a poetic manifesto for the emergence of romanticism? Preface to lyrical ballad इसका आंसर है। 1798 में 1798 में आता है और उसके बाद से मानते हैं किताबी लैंग्वेज में कि यहाँ से रोमांटिक एज शुरू होती है। Which one of the following were called lake poets? एक लेक थी, उसके सहारे उनके आसपास जिनके भी घर थे उन्हें लेक पोइट्स कहा गया। कॉलरिज हैं, सदे हैं और वर्ड्सवर्थ हैं, तो आंसर नंबर 3 यहां दिख रहा है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये मैकबेथ से ली गई लाइन है, तो यहाँ हाइपर अतिशोक्ति हाइपरबल का यूज किया गया है, तो ये भी आपको बुक में अवेलेबल है, इसके ये एज इट इज लैंग्वेज। क्वेश्चन 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डजंट बिलोंग टू द रेनेसॉ पीरियड? रेनेसॉ पीरियड में कौन से राइटर इंक्लूड नहीं है? शेक्सपियर हैं, बेन जॉनसन है, मार्लो ट्रेजेडी के लिए जाने जा रहे हैं, सैमुअल जॉनसन है, ये नियो क्लासिकल में दिख रहे हैं अपन को, तो आंसर 1 है वो इसमें दिखेगा। ए शेफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड बाई तोरू दत्त का एक वर्क है जो एक्चुअल में ट्रांसलेशन है फ्रेंच पोएट्स से। नंबर 3 का इसमें अपन को आंसर नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग विच ब्राउनिंग ओमिट्स इन सम ऑफ हिज पोएम्स? ब्राउनिंग का कौन सा ऐसी चीज है जो ब्राउनिंग अपने मोनोलॉग में ओमिट करते हैं? तो सिंगल पर्सन अटरेंस ये है, पर्सोना एज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पोएट ये है, प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर ये बात नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर इसलिए नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट सब अपन देखते हैं कि उनमें अपन को प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर नज़र आती है, मगर कुछ एक मोनोलॉग ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड रेनॉल्ड टू डार्क टावर नाम से जो उन्होंने वर्क लिखा उसमें ऑडिटर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आंसर नंबर 2 होगा। What distinguishes Spenserian sonnet from the Shakespearean form? स्पेंसेरियन सोनेट के पास क्या है? इंटरलॉकिंग राइम स्कीम है, गुथी हुई आपस में राइम दिखती है, तो ये सोनेट के बारे में नंबर 3 का आंसर है। विच ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग एन ओड? ओड के बारे में कौन सी बात सच है? ए लिरिक पोएम है, सीरियस इन सब्जेक्ट एलिवेटेड इन स्टाइल है, ये 2 चीजें सोनेट के बारे में है, तो आंसर ए और बी है, ये भी किताब में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सिचुएशन इन ए प्ले in which audience and the author know something of which the character is ignorant? ड्रामेटिक आयरनी, आयरनी के कई प्रकार हैं, किताब में जैसे दिए गए हैं वहाँ ये हूबहू चीज़ दी गई है। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? आप कोई प्ले देखने जाते हैं, वहाँ एक्टर्स हैं, उनको एक्चुअल में उस सिचुएशन का नहीं मालूम, मगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप अपन डायरेक्टली देख रहे हैं, आप लिखने वाले को पता है और देखने वाले को उसे पता है, तो वो ड्रामेटिक आयरनी। Which of the following statement about existentialism, अस्तित्ववाद और वजूदियत के बारे में कौन सा इसमें से कथन है वो सच है? एक्जिस्टेंशियलिज्म अपन ने पढ़ा था क्लास में, या आप किताब से भी आपने पढ़ा है, तो ये आंसर आपने कर दिया होगा। एस्थेटिक एक्जिस्टेंशियलिज्म आर्ग्यूज दैट एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, पहले आपका एग्जिस्टेंस आता है। ये सात्र का एक कोट है, वो इन्होंने यूज किया है, ज़्या पोल सात्र का एक कोट यहाँ इन्होंने यूज किया है कि एग्जिस्टेंस है वो पहले है, आप हैं वो प्राइमरी हैं, आपके रिलीजन, आपका जॉब, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी है। इन सात्र विजन मैन इज बॉर्न इनटू ए काइंड ऑफ वॉइड, बिल्कुल सही बात है, आदमी पैदा होता है खाली जगह, खाली खलाओं में पैदा है, खाली स्पेस में है, उसका कोई दूसरा, वो खुद अकेला ही हर चीज़ है।
सोरेन किरकेगार्ड इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये बात भी ठीक है, तीनों आंसर सही हैं। ये जब अपन देखते हैं शुरुआत ही एग्जिस्टेंशियलिज्म से करते हैं तो अपन को किरकेगार्ड को कॉन्ट्रेरी करते सार्त्र नजर आते हैं, तो दोनों साथ साथ दिखते हैं, वहां इनिशियल चीज से ही अपन को यह अंतर पता चल रहा है। विच नॉवेल ऑफ D.H. लॉरेंस वॉज बैंड, कौन सी नॉवेल ऐसी है लॉरेंस की वो बैन हुई। लॉरेंस सेक्सुअलिटी, ऑब्सिनिटी और फहश के लिए जाने जाने वाले एक नॉवेलिस्ट रहे हैं, और उनमें बाकी नॉवेल में भी ऑब्सिनिटी का जिक्र है, मगर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑब्सीन कोई नॉवेल दिखती है वो लेडी चैटरलेज लवर नाम से एक इनका वर्क है, जिसे इटली में पब्लिश किया गया था, यहाँ बैन थी 1960 के बाद में ये पब्लिकेशन में आती है, तो लेडी चैटरलेज लवर इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्म गॉथिक आर करेक्ट, इसके बारे में, गॉथिक लिटरेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देखना है। मिडीवियल कॉनोटेशंस इसके अंदर हैं, 1760-90 के आसपास टर्म गॉथिक जेनेरिक मीनिंग ऑफ हॉरर एंड फैंटेसी, क्योंकि उस वक्त कैसल ऑफ ओट्रेंटो वगैरह बहुत सारे नॉवल वर्क आ रहे हैं, तो वो एक जेनेरिक रेफरेंस बन जाता है उस वजह से। द लिंक बिटवीन सबलाइम एंड टेरर इज clearly seen in the imaginative exaggeration of the Gothic novels. Sublime, beautiful, जैसे कोई भी चीज़ खूबसूरत है उसे अपन ब्यूटीफुल बताते हैं। रोज़ देखते हैं, किसी जैसे रेड रोज़ देखा, कोई इंसान देखा, वो खूबसूरत है। अगर हम टाइगर को देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते ये खूबसूरत है या डरावना है, वो अपन को सबलाइम लगता है। समथिंग विच क्रिएट्स ऑ, कुछ सरप्राइज पैदा करे, वो खूबसूरती सबलाइम में आती है, तो वो यहाँ दिखती है अपन को इनके वर्क में, जो अपन गॉथिक की बात कर रहे हैं। तो ABC यहाँ तीनों करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग वर्क ऑफ टैगोर विद देयर इंग्लिश नेम्स, जहाँ से पेपर जिसने भेजा है, वहाँ जहाँ से डाउनलोड हुआ है वहाँ पहले भी आंसर कर रखा है गीतांजलि के साथ सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, तो यहाँ नंबर 3 है वो आंसर है। The following lines are an example of which of the literary device, कौन सी डिवाइस ऐसी है। murmuring, innumerable bees, elms, ये सारे साउंड की बात है, तो ओनोमेटोपोइया यहाँ दिख रहा है। मॉक एपिक क्या चीज होती है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से दिखाना था। तो मॉक एपिक, एपिक से कहीं ना कहीं स्टाइल वही यूज करता है, मगर जो कंटेंट है उसका ट्रिवियल होता है, सब्जेक्ट मैटर, उसमें मॉक एपिक में बात की जाती है। सबसे फेमस वर्क इसमें रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप का है, वो फेमस है मॉक एपिक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री रेफेलाइट पोइट्री आर करेक्ट, प्री रेफेलाइट पोइट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्री रेफेलाइट विजुअल, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्री रेफेलाइट स्कूल वॉज स्ट्रॉन्गर ऑन द विजुअल आर्ट्स देन ऑन राइटिंग। प्री रेफेलाइट्स पेंटिंग में सबसे पहले दिखता है, तो आंसर 1 है वो सही है, जो ऑप्शन 1 है। नेचर ऑफ प्री रेफेलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक्स, दे आर ओवर्टली मोर सेंशुअस एंड सिंबॉलिक। द नेचर ऑफ प्री रेफेलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक्स, दे आर ओवर्टली, दोनों चीजें सही है यहां, ऑप्शन 1 एंड 2। प्री रेफेलाइट राइटिंग डिडंट हैव एन इंड्योरिंग इम्पैक्ट, ये बात गलत है। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की वजह से ही अपन को डेकेडेंस दिख रहा है, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की वजह से ही आगे जो मॉडर्न में मूवमेंट दिख रहे हैं वो इसी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगला जो सवाल है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। अब यहाँ SVOCA पैटर्न में अपन चीजों को देखें तो दे बिकेम एंग्री, ये SVC का पैटर्न है। ही इज एन इंजीनियर, ही है वही इंजीनियर है, ये भी SVC है। शी रोट ए लेटर, उसने क्या लिखा, SVO है। तो यहाँ जो चीजें बातें करती दिखाई गई हैं वो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है। टू लीव्स एंड ए बर्ड बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद का लीव्स एंड ए बर्ड जो प्लांटेशन है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ की कहानी पे बात है। टी प्लांटेशन में बंगाल और पंजाब से कुछ एक वर्कर हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसकी कहानी पे बात है, तो प्लांटेशन वर्कर का जिक्र है, यहाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्न आर
एरा आर करेक्ट। पोस्ट मॉडर्न के बारे में कौन सी बात इनमें से ठीक है? इट सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी इन राइटिंग। डाइवर्सिटी थी इनके पास क्योंकि इन्होंने मेटा नैरेटिव्स को तोड़ा था। लियोटार्ड ने जो बात करते हैं वो इसी बारे में करते हैं। इट हैज़ अ रिच मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू इंग्लिश, नॉन इंग्लिश, फीमेल, हर कैटेगरी के बारे में सब जगह बात है पोस्ट मॉडर्न में, तो दोनों ही चीज़ें सही है। इट इज़ एन ऑन गोइंग इवेंट एंड शैल कंटिन्यू हेयर आफ्टर। अभी तो डिजी पोस्ट मॉडर्निज्म और मेटा मॉडर्निज्म की चर्चाएं भी हैं, तो ये मूवमेंट है और ये कंटिन्यू रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें सही है। ऑप्शन सी है, जहां तक मेरी समझ है ये सही नहीं होना चाहिए। तो ए और बी इसका आंसर लग रहा है। आंसर नंबर 4, नंबर 4 है, ये आंसर दिख रहा है। Who described as the last great poet of Renaissance? लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ रेनेसॉन्स कौन है? जॉन मिल्टन है। इसका भी अपन जब मिल्टन और उन सब के बारे में बात, सिलेबस की चर्चा करते वक्त भी इसका नाम आया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे बात कर रहे थे तब मिल्टन के बारे में। इन्वेंशन, नेचर, चाइल्ड, फ्लड, स्टिम्पेड, स्टडीज, ब्लोज, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है नेचर में। ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच के सवाल, लिटरेचर के जितने सवाल हैं, ये किताब से अलग हटके कुछ भी नहीं नज़र आ रहा यहाँ। जो बुक ऑथेंटिक बुक है, किताब जो ऑथेंटिक किताबें, एम.एच. अब्राम है, राउटलेज है, रेनन मार्टिन है, जॉफ्री लीच है, वहाँ से ये चीज़ें दिख रही है। व्हाट इज़ नॉट द मेन यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इन पोइट्री? एलिट्रेशन का काम पोइट्री में कौन सा नहीं है? टोन और कलर फिगर ऑफ स्पीच है तो ज़रूर प्रोवाइड करवाता है। टू क्रिएट स्पेसिफिक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट सच एज टू रीइंफोर्स मीनिंग, स्टाइलिस्टिक इफेक्ट भी देती नज़र आती है, ये भी ठीक है। टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड हैं वो भी आपस में रिपीटिशन के हिसाब से दिखते हैं, ये भी सही है। टू शॉर्टन द पोएम, पोएम को छोटा कैसे करता है, नहीं करता है, तो आंसर 4 इसमें दिख रहा है। इस पेपर में मैंने जो जनरली जो अपने ग्रामर और लिटरेचर के सवाल थे वो देखे हैं, तो ये इस हिसाब से ये आपकी आंसर्स हैं और इनको अपन ने एक एक करके एनालाइज किया है। अब बात जो कट ऑफ वगैरह की है वो आप अपने जो भी पीयर जो ग्रुप है उससे आप रहते होंगे, साथ में आपको बताया होगा जैसा क्या चीज़ है। कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट करना मेरा मानना है कि क्या पता इम्पॉसिबल चीज़ है। मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि कट ऑफ क्या जाएगी और क्या नहीं जाएगी। स्वाभाविक सी बात है वैसे तो कि आप परीक्षा दी है और आप इस चीज़ के लिए बहुत भागते घूम रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होगी। ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। तो शुक्रिया, इस चीज़ के अपन ने आज डिस्कस किया, आगे मिलते हैं बाद में। शुक्रिया।